शादी एक ऐसा बंधन जिसमें जीवन भर आदमी खुशी खुशी बनने को तैयार होता है। लेकिन क्या हो जब शादी मन मुताबिक ना हो तो? शादी के अगले दिन मीना, सासू माँ, वो ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्या हुआ? क्यों? तेरा पति तुझसे शादी के अगले दिन ही बात नहीं कर रहा तो तेरी ही कोई गलती होगी ना। अब मैं क्या बोलूं इसमें? और क्या, भाभी भैया ने तो खुद आपको पसंद करके शादी की है, अब क्यों बात नहीं कर रहे हम क्या जाने। मीना समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी क्या गलती है, क्योंकि शादी के अगले दिन ही पति उससे नाराज हो गया है। तभी वहाँ मीना का पति रवि आ जाता है। बहुत जल्दी से खाना लगा दो, ऑफिस जाना है। अरे बेटा, कल ही तो शादी हुई है तेरी, आज बहू को जरा घुमा ला कहीं है। बेटा माँ को घूरता है और वहाँ से चला जाता है। न जाने क्यों मीना को एहसास होता है कि उसके साथ जो हो रहा है उसके बारे में सब जानते हैं सिवाय उसके। पति रात को काफी लेट आता है। मीना दरवाजा खोलती है। आ गए आप? देर हो गई, चलिए मैं खाना लगाती हूँ। रवि कुछ नहीं कहता, वो सीधे कमरे में जाता है और सो जाता है। मीना रवि के पीछे पीछे जाती है। क्या हो गया, आप नाराज क्यों हैं? सब ठीक है ना? देखिए, मुझसे कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए। रवि फिर भी कुछ नहीं कहता और मुंह उधर करके सो जाता है। फिर अगली सुबह, माँ नाश्ता पैक कर दो, मैं बाहर ही खा लूंगा। अरे बेटा, रात को बहू ने भी कुछ नहीं खाया, तू देर से आया तो। रवि मीना की ओर देखता है। डरी सी सहमी सी मीना का चेहरा ध्यान से रवि ने शायद आज ही देखा होगा। मैंने किसी को खाने से मना नहीं किया, ना ही जरूरत है किसी को मेरा इंतजार करने की। ये बोलकर रवि निकल जाता है। मीना रवि की बात सुनकर रोने लगती है। रोते रोते वो सास से कहती है, माँ जी बताइए ना क्या बात है, क्यों ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? शादी नहीं करनी थी तो ना कर दे, क्यों की शादी इन्होंने? मैं पसंद नहीं थी क्या इन्हें? ए लड़की देख, ज्यादा ड्रामा करने की तो जरूरत नहीं है। शादी प्यार व्यार से नहीं होती और जरूरत नहीं है ये सब बात अपने माँ के घर में भी बताने की। जा काम कर चुपचाप। और भाभी, अपनी वो महंगी वाली साड़ी है ना, वो जरा निकाल के रख देना। पर वो तो मैंने सोचा था कि उनके साथ बाहर कहीं जाऊंगी तो पहनूंगी, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। अरे वो कहाँ पूछ रहा है तुझे, वो तो तेरे बाप के पास पैसे ज्यादा थे तो मैंने कर दी तेरे घर मेरे बेटे की शादी, बाकी तुझे नहीं पूछेगा वो। जा जाकर साड़ी लेकर आ। मीना को गुस्सा आ जाता है। वो पति को फोन करती है और सास की सारी बात उसे बोलती है। देखो, आज के बाद मुझे फोन मत करना, और अगर मेरे घर में ठीक नहीं लग रहा है ना तो तलाक दो, निकलो यहाँ से। रवि फोन रख देता है। शाम को जब वो घर आता है तो काफी गुस्से में होता है। माँ इस लड़की को बोल दो अपने घर जाए। हाँ हाँ, वो घर जाएगी तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी, और जो सामान लेकर ये आई है ना सब चला जाएगा। खुद के बस की कुछ है नहीं, माँ ने जो जुगाड़ किया है उसे भी खराब कर दे। मीना समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी घर में मीना की ननद को देखने लड़के वाले आते हैं। मीना चल अंदर जा, खाने पीने का इंतजाम कर, और हाँ वो तेरा हार है ना महंगा वाला, वो दे देना रीटा के गले में डालने के लिए। मीना भी सास के कहे का पूरा पालन करती है। उधर लड़की की माँ, क्या बात है बहन जी, आपकी तो बहू भी है ना, वो दिखाई नहीं दे रही। अरे ये जो खड़ी है मेरी बहू ही तो है। अच्छा क्या, मुझे तो लगा नौकरानी है, कैसी मैली सी है और काम भी कितना कर रही है। वो क्या है ना, गरीब घर की लड़की है, वो तो हम चाह रहे थे कि किसी गरीब का भला हो जाए तो इसे ले आए। जा मीना बेटा अंदर जा और साड़ी बदल कर आ। हाँ
मीना सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो सोच लेती है कि वो आज तो पता लगा कर ही रहेगी कि नए नए ससुराल में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो रोते हुए कमरे में जाती है और गुस्से से पति से कहती है, देखो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, मुझे मजबूर ना करो कि मैं कोई तमाशा करूं। तुम्हारी माँ सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है। पति फिर भी गुस्से में ही रहता है। वो मीना से ठीक से बात ही नहीं करता। माँ ने क्यों कहा, क्या कहा, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? पूछो उन्हीं से। वैसे भी मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को पैसों का लालच देकर शादी करवा दी मेरी। मैं तो किसी और से। फिर न जाने मीना के पति को क्या होता है, वो शांत हो जाता है। क्या किसी और से? बोलिए ना क्या। तभी सास की आवाज आती है, मीना जरा चाय ले आना। मीना पति की बात को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। वो जैसे ही मेहमानों के पास चाय लेकर जाती है, तो आपकी बेटी ने ये जो हीरो से जड़ा हार पहना है, ये उसी का है ना? वो क्या है ना, शादी के बाद तो बहू अपना सामान लेकर ही आएगी ना। सास मीना की ओर देखती है। अब हाँ उसी का है। वो क्या है ना, हमने ये वैसे तो बहू को दिया था, लेकिन शादी के बाद तो ये बिटिया का ही होगा। वो लोग शादी तय करके चले जाते हैं। और फिर बहू, माँ जी, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। वैसे भी माँ के बाद उनकी यही निशानी है मेरे पास। मीना बात कर रही होती है कि तभी पति आ जाता है। माँ मैं जा रहा हूँ। रुक, पहले इस लड़की का हिसाब किताब कर दे। मेहमान इसे नौकरानी समझते हैं, फिर भी मैंने अपने घर में रखा है। एक हार के लिए बहाने कर रही है। तो इसे तो इसके बाप के पास ही छोड़ा। पति मीना की ओर देखता है। हालात देखकर सच में वो नौकरानी ही लग रही थी। फिर उसकी नजर दीवार पर उसकी और मीना की शादी की फोटो पर जाती है, जिसमें मीना किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। भाई मेरी शादी पक्की हो गई। अब भाभी, अब ना जल्दी से मुझे घर का सारा काम सिखा दो। अरे तू क्यों सीखेगी काम? सास को साफ कह देना कि नौकरानी रखे। तुझे मैंने रानी की तरह पाला है। तेरे हाथ देख, किसी मासूम सी बच्ची के कोमल से हाथ जैसे लगते हैं। ये हाथ बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना है। मीना को भी अपनी माँ, अपना घर याद आता है। चलो मीना, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इस बार मीना भी न जाने क्यों ससुराल में नहीं रुकना चाहती थी। वो सारा सामान पैक कर रही होती है कि तो चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे माँ, तूने ही तो कहा कि। अरे वो तो मैंने गुस्से में कहा था। माँ जी, अब सामान पैक कर लिया है तो 2 दिन के लिए मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले झूठे बर्तन धो ले और रात की सब्जी बना कर जा। मीना चुपचाप किचन में चली जाती है और सारा काम करके पति के साथ मायके जाती है। ठीक है, 2 दिन बाद आऊंगा। अंदर तो चलिए, अच्छा नहीं लगता, पापा भी मिल लेंगे आपसे। तभी मीना के पिता वहाँ आते हैं। अरे बेटा वाह, आज का दिन बड़ा अच्छा है जो तुम दोनों को साथ साथ देखने को मिला। पापा, मीना 2 दिन यहीं रहेगी। पति बाहर से मीना का घर देखता है। घर क्या, आलीशान बंगला। पिता के पास इतनी दौलत कि मीना को 1 कप चाय के लिए भी बिस्तर से ना उतरना पड़े। लेकिन फिर उससे मीना की शादी क्यों हुई, वो नहीं समझ पा रहा था। पति चला जाता है। 2 दिन बाद। बेटा, मीना की तबीयत खराब है, बोलो तो 1-2 दिन और रख लूं? हाँ, मीना जब तक चाहे वहाँ रह सकती है। मीना की सास बेटी की बात सुन लेती है और फोन छीनकर कहती है, अरे नहीं भाई साहब, यहाँ तो मीना के बिना काम ही नहीं चलता। आप उसे वापस भेज दें। और ठीक है, मीना के साथ मैं उसकी छोटी बहन को भी भेज रहा हूँ, कुछ दिन उसका ख्याल रख लेगी। शाम को मीना अपनी छोटी बहन के साथ ससुराल आ जाती है। क्या बात है दीदी, आप कैसे इस घर में रह लेती है? इतने छोटे घर में मैं तो कभी ना रह पाऊं। मीना का पति उसकी छोटी बहन की बात सुन लेता है। अगले रोज मीना घर का काम कर रही होती है कि
अरे दीदी, इतना काम? तुम नौकर हो क्या? घर में तो पापा तुम्हें एक काम नहीं करने देते थे, और यहाँ तुम खुद को तो देखो कैसी हो गई हो, न बाल ठीक से न नाखून। दीदी, आप तो अपने कपड़े में एक सिलवट नहीं आने देती थी, और ये ससुराल में क्या हाल बना रखा है। मीना का पति फिर बहन की बात सुनता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जा रहा होता है कि उसके कान में मीना की आवाज आती है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके सर पर, ऊपर से बहन की शादी। पता है, वो अपने लिए भी कुछ नहीं करते, ऊपर से न जाने क्यों मुझसे नाराज भी हैं। लेकिन मुझे पता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मीना की बात सुनकर उसके पति की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कमरे में मीना के पास जाता है, जहाँ सास और मीना के ननद भी होते हैं। मुझे माफ कर दो मीना, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम तो एक प्यारी सी गुड़िया थी। मैंने ना तुम्हारी इज्जत की, ना मान सम्मान प्यार दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए चुपचाप सब सहती रही। लेकिन अब से तुम इस घर की रानी हो। मीना पति के गले लग जाती है, और अब सास सास की तो हिम्मत ही नहीं कि वो मीना को कुछ कह पाए। अजित एक छोटे कस्बे में रहने वाला सीधा सादा लड़का था। उसकी शादी दिल्ली की रहने वाली सौम्या के साथ हो गई। सौम्या बहुत ही फैशनेबल लड़की थी। अजित की नौकरी छोटे कस्बे में होने के कारण सौम्या भी अजित के साथ छोटे शहर में रहने के लिए आ गई। सौम्या, तुम्हारा ड्रेस कुछ ज्यादा छोटा है, इसे पहनकर यहाँ बाहर मत निकलना। अरे, तुम्हें पता नहीं, मैं दिल्ली की मॉडल लड़की हूँ, और मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तुम्हारी बात सही है सौम्या, लेकिन इस शहर के माहौल के हिसाब से कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम है। सौम्या, मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें अजीब ढंग से देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। अजित को लगता है कि शायद सौम्या ने उसकी बात मान ली है। वो ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद सौम्या अपना शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है। भैया, आधा किलो टमाटर देना। मैडम जी, कहीं बाहर से आए लगते हो, पहली बार शहर में आई हो का? तुमसे क्या मतलब, और तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके कपड़ों को देखकर लग नहीं रहा कि आप शहर की रहने वाली हैं। तुम अपने काम से काम रखो, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, तुम्हें उससे क्या? सौम्या सब्जी लेकर अपने घर चली जाती है। शाम को अजित घर वापस आता है। सौम्या, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, देखो तुम ना उनके सामने साड़ी पहनकर रहना, वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी। अरे यार, तुम भी ना जब देखो तब मेरे कपड़ों को लेकर परेशान रहते हो। अरे बस 2 दिन की तो बात है सौम्या, उसके बाद तो मम्मी पापा वापस घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। अगले दिन अजित ऑफिस चला जाता है और पीछे से सौम्या के सास ससुर घर पर आते हैं, लेकिन अजित के घर पर ना होने की वजह से सौम्या ने साड़ी नहीं पहनी थी और वही छोटे कपड़ों में वो अपनी सास के सामने आ जाती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, ये बहू ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। राम 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 राम। अरे बहू, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने सास ससुर के सामने इतना छोटा ड्रेस पहनकर घूम रही हो। क्या अजित ने तुमको बताया नहीं कि हम लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं? बताया तो था, लेकिन वो क्या है ना मम्मी जी पापा जी, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। जरा मेरे साथ चल, मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे कपड़े पहनते हैं। सौम्या की सास सौम्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और उसकी शॉर्ट ड्रेस के ऊपर जबरदस्ती साड़ी पहना देती है। साड़ी पहनने के बाद सौम्या जैसे ही घर का काम करना शुरू करती है, बार बार जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये 5 मीटर की साड़ी पहनकर काम करना,
मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। क्यों बहू, अब पता चला ना कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो मम्मी जी, आपके कहने का मतलब है कि आप लोगों के सामने मुझे साड़ी पहननी चाहिए? हाँ बहू, तुम्हारी सास के कहने का यही मतलब है। अब आगे से ध्यान रखना। शाम को जब अजीत ऑफिस से लौट कर आता है तो सौम्या को साड़ी में बेहाल देखकर उसे बहुत हंसी आती है। लेकिन अगली सुबह जब सौम्या सोकर उठती है तो उसके कपड़े देखकर अजीत और उसके माँ बाप का सर घूमने लगता है। अरे सौम्या, तुमने ये क्या पहना है? आपकी मम्मी ने साड़ी पहनने के लिए कहा था तो मैंने साड़ी पहन ली। लेकिन सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो घुटनों तक ऊंची है, जैसे ये साड़ी ना हो कोई मिनी स्कर्ट हो। वो क्या है ना बेबी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए कहा था, उसकी लंबाई नहीं बताई थी। हे भगवान, ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है। अरे ये क्या अजूबा बनकर घूम रही है। लगता है मुझे फिर से आंखें बंद करके ही रहना पड़ेगा। अरे पापा जी, आप एक बार आंखें बंद कर ही लीजिए, बार बार डायलॉग मारते रहते हैं। ये तुमने क्या हुलिया बना लिया है सौम्या। अजीत के मम्मी और पापा अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अजीत सौम्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन सौम्या कुछ ज्यादा ही फैशनेबल कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है। उस छोटे से कस्बे के लोगों ने उस तरह के कपड़े कभी देखे ही नहीं थे। अरे बहन, क्या बात है, तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं का? लगता है बहुत गरीब हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ी दे दूंगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? ये आजकल का फैशन है, फैशन। सौम्या जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, अरे देखो बेचारी कितनी गरीब है, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। लो, ये 10 रुपए रख लो। हाँ, कोई बात नहीं। अरे मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ। कितने अजीब लोग हैं यहाँ के, इनको फैशन का मतलब भी नहीं पता। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ बच्चे सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों हंस रहे हो ऐसे? आंटी, आंटी आप बहुरूपिया है ना? हाँ, बहुरूपिया क्या होता है? आंटी वही जो अजीब अजीब कपड़े पहनकर गली गली में घूमता है और लोगों से पैसे मांगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ। लेकिन आपकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। अरे बच्चों, ये तो कोई पागल औरत लगती है। देखो, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। हे भगवान, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इस शहर के लोग बड़े अजीब हैं। मेरे फैशन को न जाने क्या समझ बैठे हैं। परेशान होकर सौम्या अपने घर लौट आती है और जोर जोर से रोने लगती है। सौम्या को इस तरह रोता देखकर अजित को कुछ समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ सौम्या, तुम इतना क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? इस शहर के लोग पूरे पागल है। मेरे फैशन वाले कपड़ों को देखकर न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तभी अजीत और सौम्या को घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो 2-3 औरतें वहाँ पर खड़ी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हुआ? अरे आपके घर में एक औरत रहती है ना, फटे हुए कपड़े पहनकर घूमती है, हम उसे ले जाने आए हैं। कहाँ ले जाने आए हैं? अरे पागल खाने या फिर महिला सुधार गृह में छोड़ देंगे। लेकिन क्यों? हम उस बेचारी की मदद करना चाहते हैं, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों भाई साहब? क्योंकि वो कोई पागल औरत नहीं, मेरी छोटे कपड़ों वाली बीवी है और उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, बस कपड़े थोड़े कम है। रश्मि की सास दमयंती को एक अजीब सा शौक था। उसे डोरबेल बजाने में बड़ा मजा आता था। दमयंती बिना बात के दूसरे लोगों के घर जाकर
डोरबेल बजाकर वहां से चली जाती। दमयंती की इस आदत की वजह से रश्मि और आसपास के सब लोग बहुत परेशान थे। दमयंती के बेटे अविनाश ने अपनी माँ दमयंती को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन दमयंती बाजार से लौट कर आई और दरवाजे पर जोर जोर से डोरबेल बजाने लगी। अरे मम्मी जी, इतने घंटे क्यों बजा रही हैं? आ रही हूँ दरवाजा खोलने। अरे बहू, कब से डोरबेल बजाए जा रही हूँ, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? बाथरूम में थी मम्मी जी, आप भी हद करती हैं। एक बार डोरबेल बजाने के बाद कुछ देर इंतजार नहीं कर सकती? वो क्या है ना बहू, मुझे डोरबेल बजाने में बड़ा मजा आता है। जानती हो, अभी मैं आसपास के सारे घरों की डोरबेल बजा कर आई हूँ। क्या मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। इस तरह बचकानी हरकत आपको शोभा नहीं देती। अरे सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। अब तुम कुछ करते हो तो मैंने कभी मना किया क्या? एक दिन दमयंती सुबह 5 बजे सोकर उठ जाती है और अपनी बहू रश्मि को जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन रश्मि गहरी नींद में सोई हुई थी। रश्मि! अरे ओ रश्मि, जरा मेरे लिए चाय तो बना दे बहू। ओहो, कितनी गहरी नींद में सोई हुई है, मेरी आवाज भी नहीं सुनती। क्या हुआ मम्मी जी, इतने सुबह सुबह मुझे आवाज क्यों दे रही है? आधे घंटे से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अरे मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आवाज देने की क्या जरूरत है? अरे मुझे चाय पीनी थी बहू, इसीलिए आवाज दे रही थी। मम्मी, लेकिन इतनी सुबह उठकर कौन चाय बनाता है? आपको भी ना इतनी आवाज नहीं देनी चाहिए थी। अरे ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें आवाज नहीं दूंगी, बल्कि ऐसा कुछ करूंगी कि मेरा काम आसान हो जाए। फिर दमयंती अपने बेटे बहू अविनाश और रश्मि के कमरे के बाहर एक डोरबेल लगवा देती है। अरे मम्मी, ये क्या किया? अब हमारे बेडरूम के बाहर आपने ये डोरबेल क्यों लगवा दी? ताकि मुझे अपनी बहू को जोर जोर से आवाज ना देनी पड़े। अरे जब भी बुलाना होगा घंटी बजा दूंगी। दमयंती की इस हरकत पर रश्मि हैरान भी थी और परेशान भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास को कैसे समझाया जाए। अब दमयंती बार बार रश्मि के कमरे की घंटी बजाती और उसे डिस्टर्ब करती। एक दिन दोपहर के वक्त, अरे बहू, मैं जरा अपनी सहेली को मिलने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जाइए। दमयंती जैसे ही जाने के लिए बाहर निकलती है, दरवाजे की डोरबेल बजाने लगती है। अरे मम्मी जी, डोरबेल क्यों बजा रही है? क्योंकि मैं घर से जा रही हूँ ना, इसलिए। मम्मी, घर आने पर घंटी बजाते हैं, जाने पर नहीं। रश्मि अपनी सास की हरकतों से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी, लेकिन दमयंती जी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी दमयंती की शिकायत करने लगे थे। और फिर एक दिन दमयंती को अपनी दूर की चाची जी के यहाँ से इनविटेशन आया। चाची ने दमयंती को कुछ दिन अपने घर रहने के लिए बुलाया था। दमयंती अपने चाची के घर पहुंची। उसने देखा कि दरवाजे पर एक साथ 4-5 डोरबेल लगी हुई थी। अरे चाची, ये क्या? आपके दरवाजे पर इतनी सारी 5-5 डोरबेल लगी हुई है, ऐसा क्यों? देखो, हमारे घर में 5 लोग हैं। 5 को अलग अलग तरह का म्यूजिक पसंद है, तो सबकी पसंद की डोरबेल लगा रखी है। इसका क्या मतलब है? अरे जब मैं घर आती हूँ तो भजन वाली डोरबेल बजाती हूँ। तुम्हारे चाचा जी आते हैं तो पंजाबी म्यूजिक वाली, और बच्चे अपने अपनी पसंद की। अरे वाह, मजा आ गया। डोरबेल बजाना तो मेरी भी हॉबी है। मुझे तो यहाँ रहकर बहुत मजा आने वाला है। दमयंती खुश होकर डोरबेल बजाती है और उसे बहुत मजा आ रहा था। आपको पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं होता क्या? क्या करे भाई, शौक बड़ी चीज है। शौक के आगे कैसा डिस्टर्बेंस।
जैसे ही दमयंती घर के अंदर जाती है तो देखती है कि हर कमरे के बाहर भी 2-3 डोरबेल लगी हुई थी। यहाँ तक कि रसोई और बाथरूम के दरवाजे पर भी। अरे चाची, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपने तो बाथरूम के दरवाजे पर भी डोरबेल लगा रखी है। अरे कई बार तुम्हारे चाचा जी नहाने में 1-1 घंटा लगा लेते हैं, तो बस मैं जोर जोर से डोरबेल बजाकर उन्हें बाहर बुला लेती हूँ। अरे भगवान, मुझे तो लगता था कि डोरबेल बजाने का शौक सिर्फ मुझे ही है। यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े शौकीन लोग बैठे हैं दुनिया में। दमयंती अपने चाची के घर पर रहती है और जब एक दिन वो नहाने जाती है तो बाथरूम की डोरबेल बार बार बजने लगती है। अरे चाची, क्या कर रही हो? नहाने तो दो। जल्दी करो, कब से घंटी बजा रही हूँ। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजती है। अरे क्या आफत आ गई? इस बार मैंने नहीं, तुम्हारे चाचा जी ने डोरबेल बजाई। चाची के घर पर बजने वाली डोरबेल के कारण अब दमयंती के सर में दर्द होने लगा और वो बुरी तरह से घबरा गई। परेशान होकर वो अपने घर लौट आई। दमयंती जी का सर चकरा रहा था। अरे रश्मि, जब से मम्मी चाची के घर से लौट कर आई है तब से डोरबेल नहीं बजाती। सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मम्मी कुछ बदली बदली लग रही है ना। लगता है मम्मी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं? क्या हुआ मम्मी जी? जब से आप चाची जी के घर से आई हैं तब से डोरबेल बजाना कम कर दिया है, बंद ही कर दिया है। क्या हो गया है आपको? अरे क्या बताऊं, चाची के घर पर इतनी सारी डोरबेल लगी हुई थी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया उनकी आवाज सुन सुनकर। क्या बात है मम्मी, इसका मतलब है कि अब आपकी घंटी बजाने वाली आदत छूट गई? अरे इतनी घंटियों की आवाज सुनी है मैंने। अब तो सोती हूं ना तो नींद में भी घंटियां बजती है मेरे दिमाग में। भगवान बचाए। और सुनो, बहुत दिन से चैन की नींद नहीं सोई हूँ। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है मम्मी, आप आराम से सो जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, घंटी भी नहीं बजाएगा बस। दमयंती अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद तरह तरह की आवाजों से दमयंती की नींद खुलती है। परेशान होकर दमयंती गुस्से में अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्या हो रहा है यहाँ? कौन जोर जोर से घंटी बजा रहा है? मेरी आदत छूटने के बाद किसके दिमाग में घंटी चढ़ गई है? वो क्या है ना मम्मी, आपकी बहू रश्मि। क्या हुआ रश्मि को? मम्मी, वो सारी डोरबेल रश्मि ही बजा रही है। अरे लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत है? अब तो मैं भी सुधर गई हूं ना। तभी रश्मि वहां पर आ जाती है। वो क्या है ना मम्मी जी, आपके जाने के बाद आपकी आदत मुझे लग गई। पहले आप डोरबेल बजाने वाली सास थी, अब मैं डोरबेल बजाने वाली बहू बन गई। लगता है मुझे भी चाची के घर जाना पड़ेगा। रश्मि की बात सुनने के बाद अविनाश और दमयंती के होश उड़ जाते हैं और दोनों चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। विनीता, ओ विनीता, कहाँ रह गई? क्या हुआ जी? मैं किचन में काम कर रही थी, बोलिए। अरे जरा 2 कप चाय बना दो ना। सुबह से 4 कप चाय पी चुके हैं आप, अब बस पे कीजिए। अरे रमन के ऊंट और हाथी ने मेरा घोड़ा घेर रखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे बचाऊं। 2 घूंट चाय अंदर जाएगी तो नई चाल दिमाग से बाहर आएगी। कुछ भी कर लो विश्वास भाई, आज तुम अपना घोड़ा नहीं बचा पाओगे। चाय तो आने दो, फिर देखते हैं कि मेरा घोड़ा बचता है या नहीं। आपका तो रोज का हो गया है, घोड़ा, हाथी, ऊंट और गधा। अरे श्रीमती जी, शतरंज में गधा नहीं होता। जाओ ना, आप चाय बनाकर लाओ ना प्लीज। हाँ, गधी तो मैं हूँ, गधों की तरह ही तो काम करती हूँ। ये तो रोज सुबह अपना शतरंज लेकर बैठ जाते हैं और मैं इन्हें चाय पिलाती रहती हूँ। विनीता अपने पति विश्वास की शतरंज खेलने की लत से बहुत परेशान थी।
वो ना दिन देखता न रात किसी न किसी को बुलाकर शतरंज खेलते रहता। कई बार ऑफिस जाने में भी लेट हो जाता। ये क्या है विश्वास, आज फिर लेट? सॉरी सर, वो हाथी को बचाने के चक्कर में ना देर हो गई। हाथी? हमारे शहर के आसपास हाथी कहाँ से आ गया? वैसे किसे बचाया तुमने? क्या कोई शिकारी हाथी को मार रहा था? वो रमन के घोड़े और ऊंट ने उसे घेर लिया था। कौन रमन? मेरा पड़ोसी बॉस। तुम्हारे पड़ोसी के पास ऊंट और घोड़ा है? तुम कॉलोनी में रहते हो या चिड़ियाघर में? चिड़ियाघर? अरे बॉस, मैं तो शतरंज की बात कर रहा था। आज मेरे पड़ोसी ने शतरंज में मेरे हाथी को घेर लिया था। क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम शतरंज खेलने के चक्कर में ऑफिस लेट आते हो। कान खोलकर सुन लो, जितने दिन तुम लेट आओगे उतनी तनख्वाह कटेगी। बॉस की वार्निंग का भी विश्वास पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इससे विनीता की परेशानियां और बढ़ गई। ये क्या, इस महीने इतने कम पैसे? हाँ, वो थोड़ी सैलरी इस महीने कट गई। थोड़ी? अरे ये तो आधी कट गई है। लेकिन सैलरी कटी क्यों? वो मैं जरा लेट हो जाता हूँ ना ऑफिस जाने में, तो बॉस ने सैलरी काट ली। हाँ, और लेट क्यों हो जाते हो? वो मैं शतरंज खेल रहा था, है ना? अरे क्या मिलता है तुमको शतरंज के खेल में? शतरंज मुझे पसंद है विनीता, और ये खेलने से ना दिमाग तेज होता है। लेकिन शतरंज से घर नहीं चलता। अब इस आधी तनख्वाह में पूरा घर, पूरा महीना कैसे चलेगा बताओ? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, इस महीने कम शॉपिंग करना। वाह 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 वाह, मैं एडजस्ट करूं, लेकिन तुम शतरंज खेलना बंद नहीं करोगी, है ना? अरे मेरा दिमाग खराब मत करो यार। मुझे कल ऑफिस वाले शर्मा जी के साथ शतरंज की मैच की तैयारी भी करनी है। पिछली बार उसने मुझे हरा दिया था, इस बार तो मुझे जीतना ही है। हे भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। विनीता का गुस्सा गलत नहीं था। विश्वास शतरंज खेलने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता था। तुम कहाँ रह गए थे? अरे आज ऑफिस से निकला तो कॉलेज का एक दोस्त मिल गया। हम दोनों कॉलेज में साथ साथ शतरंज खेलते थे, तो पुरानी यादों को ताजा करने के लिए 2-4 शतरंज की बाजियां खेलने बैठ गए। बहुत अच्छे। और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे शतरंज खेलते वक्त साइलेंट कर दिया था फोन, ताकि डिस्टर्ब ना हो। वापस रिंग पर डालना ही भूल गया। लेकिन तुम ये बताओ कि इतनी रात को तुम ऐसे सज धज के क्यों बैठी हो? अरे भुलक्कड़ आदमी, तुम्हें शतरंज के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता ना? आज हमारी शादी की सालगिरह थी। हमने डिसाइड किया था कि तुम्हारे ऑफिस से आने के बाद हम बाहर डिनर पर जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी की पड़ी ही कहाँ है? तुम्हें तो बस शतरंज से प्यार है। ऐसा नहीं है विनीता, आप भूल गया तो भूल गया। हम कल चलेंगे ना डिनर पर। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। बाकी मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। रहो अपने राजा रानी हाथी घोड़ों के साथ। तुम्हारे लिए तो मेरी औकात प्यादे जैसी ही है। बस जब चाहो जैसे इस्तेमाल करो, और मरते हैं तो मरने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, शतरंज में प्यादे को भी संभालना पड़ता है, वो बहुत काम आता है। हे भगवान, इस आदमी को शतरंज से ऊपर कुछ दिखता क्यों नहीं? मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूं। विनीता अगली सुबह मायके चली गई, लेकिन विश्वास को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अरे आज भाभी जी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, वो मेरे शतरंज खेलने से जरा रूठ गई है और मायके चली गई है। और तुमने भाभी को ऐसे ही जाने दिया? अरे 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। तुम खेल पर ध्यान दो। ये देखो, ये तुम्हारा प्यादा गया। प्यादा मार के खुश मत हो विश्वास, ये गई तेरी रानी और ये चेकमेट। विनीता के जाने के बाद विश्वास और भी ज्यादा शतरंज में डूब गया
और इसका नतीजा भी उसे जल्द ही भुगतना पड़ा। विश्वास, इतनी वार्निंग देने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया। ना तो तुम टाइम पर ऑफिस आते हो, ना ही काम ठीक से करते हो। तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। भाई रमन, तुम 2 दिन से आए नहीं शतरंज खेलने। मैं आज भी शतरंज खेलने नहीं आया हूँ, बस ये बताने आया हूँ कि मैं अब से शतरंज खेलने नहीं आऊंगा। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि तुम औरों के साथ तो बहुत अच्छा खेल लेते हो, लेकिन जिंदगी की शतरंज में बिल्कुल अनाड़ी हो। और मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे साथ खेलते खेलते मैं भी तुम्हारी तरह ना बन जाऊं। इसलिए अब से शतरंज बंद। बाय बाय। हाँ हाँ, तुम भी मेरा साथ छोड़ दो। विनीता भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी नौकरी भी चली गई, अब मेरा दोस्त भी मेरा साथ छोड़कर जा रहा है। मैं जानता हूँ सब मेरी ही गलती है। तो सुधार क्यों नहीं लेते अपनी गलती? तुम शतरंज में इतना डूब गए और इसी शतरंज ने तुम्हें डुबो दिया। भाभी और नौकरी दोनों के जाने के कारण ये शतरंज ही है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब विनीता को किस मुंह से मनाने जाओ? अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है। बेवकूफ, भाभी तुमसे प्यार करती है, तुम एक बार जाओ तो सही। और दोस्त, शतरंज हो या असली जिंदगी, राजा के लिए रानी बहुत जरूरी होती है। आखिर विश्वास को रमन की बात समझ में आई और वो अगले दिन ही विनीता को घर ले आया। विनीता, मुझे माफ कर दो। मैं शतरंज खेलने में इतना डूब गया कि तुम्हें खुद से दूर कर बैठा। मैंने इसी चक्कर में अपनी नौकरी भी गंवा दी। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी शतरंज नहीं खेलूंगा। अगर आप अपनी गलती समझ गए हैं तो अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई। हम साथ मिलकर फिर नई शुरुआत करेंगे। और मुझे आपके शतरंज खेलने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन शौक को शौक बनाकर रखिए, उसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। तुम सही कहती हो विनीता, अब मेरा पूरा ध्यान तुम पर और अपने काम पर रहेगा। आखिर बुद्धू लौट कर घर आया। विनीता के आने के बाद विश्वास की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई। उसे अपनी नौकरी भी मिल गई और अपने जीवन की रानी भी।